आज महाराष्ट्र प्रदेश की ये उत्तर महाराष्ट्र की जनसंवाद रैली हो रही है और मैं बताना चाहता हूं यहां पर मंच पर बैठे हुए दिल्ली में, वहां पर धुले में, कोल्हापुर में, सभी जगह महाराष्ट्र के नेता इकट्ठा आए हैं और आज हम सब देश के रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी से उनके विचार भी सुनेंगे, उनका मार्गदर्शन भी लेंगे। मैं बताना चाहता हूं कि ये आज का जो कार्यक्रम है एक दृष्टि से राजनीतिक क्रियाकलापों के इस देश के इतिहास में एक नया अध्याय इस वर्चुअल रैली के द्वारा हम लिख रहे हैं। एक दृष्टि से एक अप्रत्यक्ष सभा है। प्रत्यक्ष कार्यकर्ते, प्रत्यक्ष भारतीय जनता पार्टी से लाखों करोडो समर्थक उत्तर महाराष्ट्राच्या 5 जिल्ह्यांमधल्या 14,000 बूथवरती उपस्थित आहेत आणि राजधानी दिल्लीतून देशाचे संरक्षण मंत्री त्यांच्याशी संवाद साधत आहेत। आणि म्हणून देशाच्या राजकीय इतिहासात ही या प्रकारची पहिली सभा आहे महाराष्ट्रामध्ये घडत असलेली, जी प्रत्यक्ष कार्यकर्त्यांच्या सहभागातून, लोकांच्या सहभागातून घडत असलेली एक प्रकारची अप्रत्यक्ष सभा आहे। आणि या सभेमध्ये आज धुळ्यामध्ये आमचे माजी राज्यमंत्री श्रीयुत सुभाषजी भामरे, जे धुळ्याचे अत्यंत लोकप्रिय संसद सदस्य आहेत, लोकसभेचे खासदार आहेत, जळगावचे आमचे तरुण तडफदार नेते माजी मंत्री श्रीयुत गिरीशजी महाजन त्या ठिकाणी आहेत, आमचे नंदुरबार जिल्ह्यात आणि धुळे जिल्ह्यात आपलं प्रभाव क्षेत्र निर्माण केलेले एक तरुण तडफदार कार्यकर्ते माजी मंत्री जयकुमार रावळजी देखील त्या ठिकाणी आहेत। कोल्हापुरामध्ये आमचे प्रदेशाचे अध्यक्ष सन्माननीय चंद्रकांत दादा पाटील हे देखील उपस्थित आहेत। आणि म्हणून मी सुरुवातीला धुळ्यात या मंचावरती उपस्थित असलेल्या सर्वांना विनंती करतो की त्यांनी पंडित श्यामाप्रसाद मुखर्जी आणि दीनदयाळ उपाध्याय यांच्या चित्रावरती माल्यार्पण करून त्यांना अभिवादन करून या सभेची सुरुवात करावी। आपण पाहत आहात धुळ्यामध्ये आमच्या विरोधी पक्षनेते श्री प्रवीण दरेकर, विधान परिषदेतले विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर हे देखील उपस्थित आहेत। या अप्रत्यक्ष सभांच्या योजनाची ज्यांच्याकडे जबाबदारी आहे ते आमचे माजी मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे हे देखील या ठिकाणी उपस्थित आहेत। त्याचबरोबर भारतीय जनता पार्टीच्या राष्ट्रीय महामंत्री आणि महाराष्ट्राच्या प्रभारी श्रीमती सरोज पांडे या देखील या कार्यक्रमामध्ये उपस्थित आहेत। अशा पद्धतीने एकाच वेळी 3 ठिकाणाहून नेत्यांच्या सहभागाने या सभेचं आयोजन आपण करतो आहोत आणि एका नव्या अभिनव पद्धतीने, नव्या तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून थेट लोकांशी राजधानी दिल्लीतून देशाचे संरक्षण मंत्री संवाद साधत आहेत। मैं माननीय रक्षा मंत्री जी को यहां पर बताना चाहूंगा कि ये जो सभा हो रही है, जिसमें महाराष्ट्र के 5 जिलों के 14,000 बूथों पर इस सभा में लाखों कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के प्रति आस्था रखने वाले हमारे कई सारे मतदाता भी सहभागी हो रहे हैं। और इन 5 जिलों की एक विशेषता है, इन सारे जिलों ने महाराष्ट्र के इतिहास में अपना एक स्थान निर्माण किया है और ये उत्तर महाराष्ट्र का वही प्रदेश है जहां पर अहमदनगर, नासिक,
धुले, नंदुरबार और जलगांव, ये 5 जिले हैं। और महाराष्ट्र जिन 2 पर्वतों के लिए जाना जाता है, सह्याद्री और सातपुड़ा, ये दोनों पर्वत इस उत्तर महाराष्ट्र प्रदेश में आते हैं। एक दृष्टि से उत्तर महाराष्ट्र की ये जो पहली सभा है, हमारी अप्रत्यक्ष सभाओं की श्रृंखला का ये प्रारंभ है। और आज जब इस नरेंद्र मोदी सरकार के 1 साल के पूर्ण होने के निमित्त एक राष्ट्रीय अभियान के तहत ये जनसंवाद यहां पर हो रहा है, मैं सभी को बताना चाहता हूं, जो कार्यकर्ता अपने अपने बूथ पर एकत्रित आकर मतदाताओं के साथ इस सभा में सहभागी हो रहे हैं। यहां पर दिल्ली में आदरणीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, जो भारतीय जनता पार्टी की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है, इसके पहले देश के गृह मंत्री का दायित्व भी जिन्होंने निभाया था, ऐसे आज के प्रमुख अतिथि के रूप में हमें मार्गदर्शन करेंगे। उनके साथ मंच पर देश के पर्यावरण मंत्री जो महाराष्ट्र से है, माननीय नामदार श्री प्रकाश जावड़ेकर जी भी हमारे मध्य में उपस्थित है। पूर्व केंद्रीय वाणिज्य मंत्री माननीय श्री सुरेश प्रभु जी भी हमारे मध्य में उपस्थित है। और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जो स्वयं इस उत्तर महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले से आते हैं, श्री श्याम जाजू भी हमारे मध्य में उपस्थित है। मैं इसके पहले की प्रारंभ में कुछ प्रस्तावना के रूप में कहूं, मैं श्रीमान प्रकाश जावड़ेकर जी से अनुरोध करता हूं कि वे पटका ओढ़ते हुए आदरणीय राजनाथ सिंह जी का यहां पर स्वागत करें, अभिनंदन करें। हम जहां भी हो तालियों की बौछार करते हुए इस कार्यक्रम में सहभागी होना है, धुले में हो, कहां भी हो। देखिए, दिल्ली अभी दिल्ली में नहीं है, दिल्ली आपकी गली गली में आ चुकी है। और जितने भी सारे हमारे कार्यकर्ता हैं विभिन्न बूथों पर इस कार्यक्रम में सहभागी हो रहे हैं, सगळ्यांना माझं आवाहन आहे की त्यांनी या ठिकाणाहून जे आवाहन केलं जाईल त्या आवाहनाला पूर्ण मनपूर्वक त्यांनी प्रतिसाद द्यावा। धुळे, कोल्हापूर या 2 ठिकाणच्या मंचावरून आणि दिल्लीतल्या आमच्या नेत्यांच्या उपस्थितीत संपन्न होत असलेल्या या सभेमध्ये सहभागी होणाऱ्या विविध 14,000 मतदान केंद्रांवर उपस्थित असलेल्या भारतीय जनता पार्टीच्या लाखो कार्यकर्त्यांना मी अभिवादन करतो आणि त्यांचं या बैठकीत हार्दिक स्वागत करतो। ही जी सभा आज या ठिकाणी योजली आहे, मी सुरुवातीला सांगितलं त्याप्रमाणे एका केंद्रीय योजनेचा भाग आहे आणि सरकारच्या 1 वर्ष पूर्ती निमित्त आम्ही लोकांमध्ये जाऊन आमच्या कामाचा हिशोब द्यायला या ठिकाणी आलेलो। भारतीय जनता पार्टी निवडणुकीच्या वेळी तर लोकांमध्ये येतेच, प्रचार करतेच, आपल्याला मतदानाचं आवाहन करते, विनंती करते, पण सत्तेमध्ये आल्यानंतर प्रत्येक वर्षी आम्ही आमच्या केलेल्या कामाचा अहवाल देतो, कारण लोकशाहीमध्ये या प्रकारची जबाबदारीची जाणीव ही भारतीय जनता पार्टीची वैशिष्ट्यपूर्ण भूमिका आहे। आणि म्हणून मतदार राजाला आम्ही जबाबदार आहोत। मतदार राजाच्या आशा आकांक्षांची पूर्ती करण्याकरता आम्ही सत्तेमध्ये आलेलो आहोत। आणि म्हणून आमचा गोरगरीब शेतकरी असेल, कामगार असेल, श्रमिक असेल, आमचे शिक्षक बांधव असतील, या सगळ्यांच्या ज्या अपेक्षा आहेत, खूप मोठ्या अपेक्षा भारतीय जनता पार्टीच्या माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील या सरकारकडून जनतेच्या आहेत। त्या अपेक्षांची जाणीव असल्यामुळेच गेल्या वर्षभरात या सरकारने एका मागोमाग एक वचनपूर्तीचं एक फार मोठं अभियान एक प्रकारे हातामध्ये घेतलं। आपण सगळेजण जाणतो की गेल्या 1 वर्षभरामध्ये अनंत अडचणींना तोंड देत या सरकारने आपली मार्गक्रमणा यशस्वीरित्या चालू ठेवली, पुढे नेली आणि देशाला प्रगतीच्या एका नव्या टप्प्यावर घेऊन जाण्याचा आपला संकल्प सिद्ध केला। काश्मीरच्या 370व्या कलमाचा विषय असेल, तलाक पीडित मुस्लिम महिलांना न्याय देण्याची भूमिका असेल, किंवा जे आमचे शेजारी राष्ट्रांमधले अन्यायग्रस्त बांधव आहेत त्यांना भारताचं नागरिकत्व देण्याच्या बाबतीतली तत्परता असेल, भारतीय जनता पार्टीने दिलेलं प्रत्येक आश्वासन पूर्ण करण्याचा संकल्प केला। आणि आपण सगळेजण जाणतो की आता तर राम मंदिराचं कामकाज देखील सुरू झालेलं आहे। भगवान श्रीरामाचं मंदिर अयोध्येमध्ये राम जन्मभूमीच्या ठिकाणी बांधण्याची सगळी तयारी आता झाली।
आणि म्हणून मित्रांनो, हा वचनपूर्ती वर्षाचा एक कालखंड आपण बघितलेला आहे. ही गोष्ट खरी आहे की याच काळामध्ये 1 वर्ष पूर्ण होण्याच्या आतच कोरोनाच्या संकटाने आपल्या सगळ्यांसमोर एक प्रकारे आव्हान उभं केलं. पण या आव्हानाचा अत्यंत हिमतीने मुकाबला करण्याकरता माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली सगळा देश एकवटला गेला. नरेंद्र मोदींनी जनधन खाती निर्माण केली पहिल्या कालखंडामध्ये आणि जनतेने सांगितलं कि मोदी जी आप आगे बढ़ो, जन मन आपके साथ है. और मैं मानता हूं कि इस कोरोना की त्रासदी में जिस पद्धति से पूरा जनमानस प्रधानमंत्री के साथ खड़ा हुआ है, ये इसी बात को दर्शाता है कि प्रधानमंत्री आगे आकर हमारा नेतृत्व करे. चाहे संकट की घड़ी हो, चाहे चुनौती का प्रसंग हो, हम प्रधानमंत्री जी के साथ हैं. आणि म्हणून या 1 वर्षाच्या कालखंडानंतर कुठल्याही प्रकारचा उत्सव, कुठल्याही प्रकारची कोणत्याही प्रकारची एक प्रकारे उत्सवी अशा प्रकारची भावना मनामध्ये न ठेवता लोकांना हिशोब देण्याकरता एका उत्तरदायित्वाच्या, एका जबाबदारीच्या भावनेने देशभरामध्ये अशा 75 अप्रत्यक्ष सभांचं आयोजन भारतीय जनता पार्टीतर्फे केलं जात आहे. अशाच एका सभेत आपल्या सगळ्यांचं मी पुन्हा एकदा हार्दिक स्वागत करतो. आपल्यामध्ये उपस्थित असलेले अन्य नेते या सभेच्या अखेरीस आपल्याशी बोलतीलच, पण मी सुरुवातीला देशाचे संरक्षण मंत्री, भारतीय जनता पार्टीचे माजी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राजनाथ सिंहजींना विनंती करतो कि त्यांनी येऊन या अप्रत्यक्ष सभेला मार्गदर्शन करावं. मैं आदरणीय राजनाथ सिंह जी को पूरे सम्मान के साथ निमंत्रण देता हूं कि वे हमें मार्गदर्शन करें. भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष श्रीमान चंद्रकांत दादा पाटिल और आज के प्रमुख अतिथि हमारे भारत सरकार के मंत्री श्रीमान प्रकाश जी जावड़ेकर, भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष श्रीमान विनय सहस्त्रबुद्धे, भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष श्री श्याम जी यादव और मंच पर उपस्थित श्री सुरेश प्रभु जी और स्थान स्थान पर जो हमारे अन्य नेतागण उपस्थित हैं, श्री सुभाष जी भांवरे, श्री गिरीश जी महाजन, और इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं संभवतः जय कुमार जी रावल, एवं इस सभा में मौजूद मेरे सभी उत्तर महाराष्ट्र के सम्मानित बहनों एवं भाई. और उत्तर महाराष्ट्र के आप सभी बहनों भाइयों से लंबे अरसे के बाद मेरा मिलना हो रहा है, इसलिए सबसे पहले मैं अपनी तरफ से शीश झुकाकर उत्तर महाराष्ट्र के सभी बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं. आप सभी का मैं स्वागत करता हूं. उत्तर महाराष्ट्र के प्रति आभार भी व्यक्त करना चाहता हूं. चाहे 2014 का चुनाव रहा हो, चाहे 2019 का लोकसभा चुनाव रहा हो, चाहे महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव रहा हो, बहनों भाइयों, आपने भारतीय जनता पार्टी को अपनी पार्टी मानकर भरपूर समर्थन देने का काम किया है, इसलिए मैं आप सबके प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं. 2014 में जब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई जी मोदी के नेतृत्व में आपने सरकार बनाई, देश की जनता की अपेक्षाएं बहुत बड़ी थी और लोग कभी कभी यह भी आशंका व्यक्त करते थे, और विशेष रूप से दूसरे दल के लोग आशंका व्यक्त करते थे, क्या नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व की सरकार 5 वर्षों में हिंदुस्तान की जनता की आकांक्षाओं और अपेक्षाओं को पूरा कर पाएगी कि ये नहीं कर पाए. लेकिन 2014 के बाद 5 वर्षों का समय गुजर जाने के बाद जब पुनः लोकसभा के चुनाव हुए, तो बहनों भाइयों, उत्तर महाराष्ट्र ने ही नहीं बल्कि सारे हिंदुस्तान ने हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के कामकाज पर अपनी पक्की मुहर लगा दी और 2014 से भी अधिक सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को विजय दिलाकर भारत की संसद में भेजा. आपने पुनः भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कर रहे थे नरेंद्र भाई मोदी के प्रति आपने अपना विश्वास व्यक्त किया है. लेकिन जो आपकी अपेक्षाएं थी, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं
कि हम सभी उन अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए पूरी ताकत लगाकर जितनी कोशिश हो सकती है, हमारी सरकार ने यह कोशिश की है। और इस सच्चाई को केवल उत्तर महाराष्ट्र अथवा महाराष्ट्र नहीं है, बल्कि सारा भारत और सारी दुनिया स्वीकार करती है कि नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा तेजी के साथ बढ़ी है। इस हकीकत को सभी स्वीकार करते हैं, सभी मानते हैं। और इतना ही नहीं, यह भी मानते हैं कि आर्थिक दृष्टि से भी 2013 में जो भारत की आर्थिक स्थिति थी, वह 2019 आते आते भारत की आर्थिक स्थिति में बेहद सुधार हुआ है। और जो भारत अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में 2013 में जब कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए सरकार थी, उस समय दुनिया के देशों में 9वें स्थान पर था, वह हम लोगों ने अपने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उस भारत को लाकर 2019 आते आते दुनिया के देशों में 5वें स्थान पर लाकर खड़ा कर दिया। और हमारे देश की अर्थव्यवस्था, सभी इस हकीकत को स्वीकार करते हैं, विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, विश्व की सर्वाधिक तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था यदि इस समय किसी देश की है तो वह भारत की है। इस सच्चाई को सभी स्वीकार करते हैं। मेरे बहनों भाइयों, जब हमारा भारत इतनी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा था और 2019 के बाद जो सरकार बनी, हम लोगों की यह कल्पना ही नहीं, हम लोगों का यह संकल्प था कि हम भारत को केवल अर्थव्यवस्था के आकार की दृष्टि से दुनिया के 5 देशों में ही नहीं रखना चाहते, बल्कि हमारी कोशिश तो यह है कि हमारी देश की अर्थव्यवस्था दुनिया के टॉप 3 देशों में आकर खड़ी हो जाए। सबसे बड़ी बाधा उसी बीच पैदा हुई, कोविड-19, इसे हम बोलचाल की भाषा में कोरोना कहकर पुकारते। कोरोना यह वैश्विक महामारी है। दुनिया के अधिकांश देश इस वैश्विक महामारी से प्रभावित हुए हैं, भारत भी इससे अछूता नहीं है। लेकिन कोरोना इस चुनौती को एक दृढ़ संकल्प के साथ हम लोगों ने भारत में इसे स्वीकार किया और हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है कि यह भारत निश्चित रूप से विजय प्राप्त करने होगा। यह विश्वास और भरोसा हमारे प्रधानमंत्री ने दिलाया है। दुनिया के अन्य देशों की तरफ यदि नजर उठाकर आप देखें, जो विकसित देश हैं, जिन्हें डेवलप्ड कंट्रीज कहा जाता है, चाहे वह यूनाइटेड स्टेट हो, चाहे ब्राजील हो, चाहे स्वीडन हो, चाहे यूके हो, बहुत सारे ऐसे देश हैं वहां पर कोरोना को लेकर किस प्रकार के हालात पैदा हुए हैं। लेकिन भारत में काफी हद तक जो भी कदम हमारी सरकार ने उठाए हैं, उसके परिणाम स्वरूप उस पर काबू पाने में हम लोगों ने कामयाबी हासिल की है। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, 25 मार्च को देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा यदि प्रधानमंत्री ने न की होती तो मैं समझता हूं कि अन्य देशों की तरह भारत में भी बहुत ही भयावह स्थिति पैदा हो जाती। भारत को जनसंख्या की दृष्टि से यदि हम देखें तो दुनिया में चीन के बाद सबसे बड़ा देश यदि जनसंख्या की दृष्टि कोई है तो भारत है। और इस जनसंख्या की दृष्टि से यदि हम देखें तो कोरोना से दुनिया के कई देशों से भारत बहुत ही कम प्रभावित हुआ है तो यह वैश्विक महामारी, प्रभावित तो सबको होना है, लेकिन जो सावधानी बरतेगा और यहां की सरकार ने प्रभावी कदम उठाए हैं, स्वाभाविक है कि वह देश उससे कम प्रभावित होगा। और इसमें हमारे प्रधानमंत्री ने स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए जो प्रभावी कदम उठाए हैं, उसी का यह परिणाम है कि दुनिया के बहुत सारे विकसित देशों की अपेक्षा हमारा भारत यह कम प्रभावित हो पाया है। यह संकट कितना बड़ा है, यह महाराष्ट्र के लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। महाराष्ट्र और विशेष रूप से मुंबई कितनी बुरी तरह इससे प्रभावित हुआ है, आप सभी अच्छी तरह जानते हैं। केवल महाराष्ट्र
कोरोना के संकट से ही प्रभावित नहीं हुआ है, बल्कि एक निसर्ग तूफान का भी संकट महाराष्ट्र की जनता को झेलना पड़ा है। इसके बावजूद मैं महाराष्ट्र की जनता का अभिनंदन करना चाहता हूं। इन दो बड़े संकटों के बावजूद महाराष्ट्र की जनता पूरी ताकत के साथ, पूरी मजबूती के साथ खड़ी है। और क्यों न खड़ी हो? क्योंकि महाराष्ट्र के बारे में जानता हूं कि महाराष्ट्र की धरती यह छत्रपति महाराज शिवाजी की धरती है। शिवाजी जैसे प्रतापी और संकल्पी योद्धा से प्रेरणा लेने का काम महाराष्ट्र की जनता करती है। और मुश्किल क्षणों में अपना रास्ता बनाने की कला यदि किसी को सीखनी होती है तो छत्रपति महाराज शिवाजी के जीवन इतिहास से वह कला सीखते हैं। लेकिन कोरोना को लेकर जिस प्रकार के हालात महाराष्ट्र में पैदा हुए हैं, सचमुच समस्त देशवासियों के लिए वह एक गंभीर चिंता का विषय है। भारत सरकार का जहां तक प्रश्न है, भारत सरकार इस महाराष्ट्र में पैदा हुई कोरोना की चुनौती को से निपटने के लिए जितना अधिकतम सहयोग हो सकता है वो हमारी सरकार उस मामले में सहयोग कर रही है। लेकिन महाराष्ट्र में जब कभी मैं टेलीविजन के पर्दे पर देखता हूं कि कोई कोरोना का मरीज टेलीफोन करता है एम्बुलेंस बुलाने के लिए, 16-16 घंटे तक एम्बुलेंस नहीं पहुंचती है, तो वह पैदल चलने के लिए मजबूर हो जाता है, तो दिल को बेहद पीड़ा होती है। का पेशेंट पड़ा हुआ हो तो लगता है कि क्या वहां सरकार नाम की कोई चीज नहीं है? क्या इसीलिए महाराष्ट्र में यह सरकार बनी थी? क्या हो रहा है? और बहनों भाइयों, सरकार अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। मैं ये कहना चाहता हूं, सरकार अपनी लेकिन फिर भी सरकार को जो भी जरूरत होगी इस संकट से निपटने के लिए हम पूरी तरह से मदद करने को तैयार हैं। 3 दलों को मिलाकर सरकार बनी है और जिस सरकार में एक पूर्व मुख्यमंत्री भी हो और वहां के दिग्गज नेता, माने जाने देश के नेता शरद पवार साहब के हाथों में हो, फिर भी यह सरकार इतनी अक्षम और दिशाहीन होगी, इसकी तो मैं कभी कल्पना भी नहीं कर सकता। कि ऐसी सरकार जिसकी बागडोर शरद पवार जी जैसे दिग्गज नेता के हाथों में हो और जिस सरकार में एक मुख्यमंत्री भी मंत्री के रूप में जिम्मेदारी संभाल रहा हो, और उस सरकार की ऐसी हालत, और उस राज्य की सरकार के रहते हुए उस राज्य में कोरोना नंबर के मामले में वह राज्य नंबर 1 का एक राज्य बन जाए। यदि देखना है तो महाराष्ट्र के मुकाबले देखिए उत्तर प्रदेश में, देखिए कर्नाटक के बेंगलोर में, वहां की सरकारों ने संक्रमण को किस तरीके से नियंत्रित करने में कामयाबी हासिल की है। क्या यदि मैं यह कहूं कि यह महाराष्ट्र की सरकार की अक्षमता है तो यह कहना उचित नहीं होगा। लड़ना चाहिए कोरोना से, इस संकट से निजात दिलानी है महाराष्ट्र की जनता को। लेकिन जो इस संकट की घड़ी में अपनी सकारात्मक भूमिका का निर्वाह कर रहा है सेवा भाव से, मैंने देखा टेलीविजन के ऊपर अभिनेता सोनू सूद, अब उनकी आलोचना की जा रही है, जो कि इस कोरोना के संकट में फंसे हुए मजदूरों की मदद कर रहे हैं। हमारी सरकार ने भी मजदूरों के लिए किस किस प्रकार की योजनाएं बनाई है, अभी अभी आप लोगों ने यहां पर पर्दे के ऊपर देखा होगा, जिसकी की चर्चा हो रही थी। लगता है कि महाराष्ट्र में सरकार के नाम पर सर्कस हो रहा है। डेवलपमेंट के लिए जिस प्रकार का विजन होना चाहिए सरकार का, उस प्रकार का विजन सरकार के पास नहीं है, नजरिया नहीं है। मेरे बहनों भाइयों, जहां तक उस सरकार का प्रश्न है, मैं क्या क्या कहूं।
चुनाव जब लड़ना हुआ विधानसभा का तो भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का गठबंधन हुआ, गठबंधन चुनाव लड़ी। लेकिन गठबंधन के बाद सत्ता की हविस में भारतीय जनता पार्टी को धोखा दिया गया। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के चरित्र को भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं बहनों भाइयों, कि हम धोखा खा सकते हैं लेकिन धोखा कभी दे नहीं सकते हैं। यह भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। जनता चाहती थी कि देवेंद्र फडणवीस जी वहां के मुख्यमंत्री बने, क्योंकि उनके शासनकाल में विकास का रथ महाराष्ट्र में जितनी तेजी के साथ दौड़ रहा था उससे आप अच्छी तरह परिचित हैं। लेकिन एक पार्टी जो हमारे साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ी थी, उसका स्वार्थ वह जनभावना पर भारी पड़ गया। विश्वास नहीं होता है मेरे बहनों भाइयों, क्या वही पार्टी है जिसे हमारे पूज्य बाला साहब ठाकरे ने बनाया था? और मैं यही कहना चाहूंगा उस सरकार से कि महाराष्ट्र को इस संकट से निजात दिलाने के लिए जो कुछ भी आप करना चाहेंगे, क्योंकि सीधे केंद्र कुछ नहीं कर सकता है, हम आपकी पूरी तरह से मदद करने को तैयार हैं। और मैं पुनः आपको महाराष्ट्र की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि कोरोना संकट पर हम लोग विजय प्राप्त करके ही रहेंगे मेरे बहनों भाइयों। और यह बात मैं क्यों कह रहा हूं कि जिस भारतीय जनता पार्टी के हम कार्यकर्ता हैं, उस भारतीय जनता पार्टी के स्थापना के 4 दशक 40 वर्ष गुजर गए हैं। कई उतार चढ़ाव हम लोगों ने देखे हैं, कई चुनौतियां भी हम लोगों ने झेली हैं। 2 सीटों पर विजय प्राप्त हुई थी और उस समय भारतीय जनता पार्टी की खिल्ली उड़ाई जाती थी कि भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व अब भारत की राजनीति से पूरी तरह से समाप्त हो गया। और लोग कहते थे कि अब भारतीय जनता पार्टी के लिए कभी सुबह नहीं होगी। लेकिन फिर से हमारे नेताओं ने, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी अडवाणी जी ने और सारे देश भर के कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया। और अडवाणी जी एक घटना की चर्चा कभी कभी करते थे, सुनाते थे हम लोगों को कि जब 1984 में 2 सीटों पर जब भारतीय जनता पार्टी को विजय प्राप्त हुई तो हम लोग भी थोड़ी देर के लिए हतप्रभ थे। तो हम और अटल जी ने तय किया कि हम अब पिक्चर देखने के लिए चलेंगे। और एक ही साथ स्कूटर पर बैठकर वह एक सिनेमा हॉल में पिक्चर देखने गए। और वहां पर जो पिक्चर लगी थी उस पिक्चर का नाम था फिर सुबह होगी। और मेरे बहनों भाइयों, आपने देखा भारतीय जनता पार्टी के लिए फिर सुबह हो गया। यह यदि हुआ है तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के संकल्प के कारण हुआ है। चुनौतियों पर विजय प्राप्त करने का ही नाम है भारतीय जनता पार्टी। मेरे कार्यकर्ता बहनों भाइयों, इस हकीकत को हमको समझना चाहिए। वही 1984 जहां पर हमको 2 सीटें प्राप्त हुई थी, आज वही भारतीय जनता पार्टी जिसने 2014 में भी भारत की संसद में स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया और 2019 में भी 300 से अधिक सीटों पर विजय प्राप्त करके पुनः अपनी जो है सरकार बनाई है। यानी 2 से लेकर दोबारा तक की यात्रा हम लोगों ने बड़े शान के साथ अपनी पूरी की है। बहनों भाइयों, हम लोगों के साथ देश की 130 करोड़ की जनशक्ति है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जैसा एक नेतृत्व है जो दृढ़ इच्छा शक्ति का धनी है। लेकिन इस कोरोना के संकट में भी जिस तरीके से उन्होंने देश को तैयार किया, लोगों ने दांतों तले उंगली दबा ली। जनता कर्फ्यू की घोषणा, जैसे लगा कि सारे देश ने इस जनता कर्फ्यू को अनुशासन पर्व के रूप में लिया। उसके बाद लॉकडाउन की घोषणा, लॉकडाउन को भी जिस तरीके से
देश की जनता ने उसका निर्वाह किया है, जिस तरीके से निभाया है, उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है। और मैं कहना चाहता हूं, भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे देशों में लोगों ने कहा कि सचमुच यह तो एक चमत्कार का काम किया है। कोरोना वॉरियर्स यानी डॉक्टर्स, नर्सेस, मेडिकल स्टाफ जो कोरोना पीड़ितों की सेवा में लगे हुए थे, उनके सम्मान में दीपक जलाने का प्रधानमंत्री का आह्वान होता है। सारा देश दीपक जलाने के लिए घरों से निकल पड़ता है, आह्वान होता है, तालियां बजाकर उनका अभिनंदन करने का, थाली बजाकर अभिनंदन करने का। सारा देश जो है आगे निकल पड़ता है। यह सब जो कुछ भी हुआ, यह देश की सामूहिक संकल्प शक्ति नहीं है तो मेरे बहनों भाइयों विषय में क्या कहूंगा। और कोरोना के संकट को लेकर भारत ने जो तैयारियां की हैं, उसकी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी प्रशंसा की है। लेकिन हमारी राजनीति विरोधियों को मित्रों रास नहीं आ रही है, जबकि इस हकीकत को देख रहे हैं कि हमारी रिकवरी रेट भी काफी अच्छी है। भले ही हमारी यह रिकवरी रेट अच्छी हो, लेकिन अभी हम संतुष्ट नहीं हैं इससे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हमारी महाराष्ट्र की जो सरकार है, कम से कम महाराष्ट्र की ठीक तरीके से वह चिंता करे। लेकिन जब मैं देखता हूं एक जो उसके साझीदार हैं, एक जो पार्टनर है, कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी कहते हैं, राहुल जी कहते हैं हम सरकार में तो शामिल हैं लेकिन हम निर्णय में नहीं शामिल हैं। इसका क्या मतलब होता है? यानी संकट की घड़ी में सीधे अपना पल्लू झाड़ लेना कि सरकार से के कामकाज से हमारा कोई लेना देना नहीं है। और बहनों भाइयों, यह कोई नई बात राहुल जी ने कही हो ऐसा नहीं है। कांग्रेस का चरित्र है और उनका शौक है पावर विदाउट रेस्पॉन्सिबिलिटी। पावर विदाउट रेस्पॉन्सिबिलिटी यह उनका शौक है। वो अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहे हैं। सरकार चला रहे हैं तो कम से कम संकट की घड़ी में तो मिलजुल कर चलाइए। आज एक मंत्री कुछ बोलता है, दूसरे घटक का मंत्री कुछ बोलता है, तीसरे घटक का मंत्री कुछ बोलता है। राजनीति केवल सत्ता का सुख भोगने के लिए नहीं की जाती है। राजनीति यदि की जाती है तो समाज की सेवा करने के लिए राजनीति की जाती है, देश की सेवा करने के लिए राजनीति की जाती है। लेकिन कांग्रेस का चरित्र है। और मित्रों, कांग्रेस पार्टी तो इतनी दिशाहीन हो चुकी है, इतनी डायरेक्शनलेस हो चुकी है कि 2019 का जो लोकसभा चुनाव हुआ है, इस लोकसभा चुनाव में इतनी भी सीटें प्राप्त नहीं हुई कि उन्हें विपक्षी दल की लोकसभा में मान्यता प्राप्त हो सके। इतनी भी सीटें उनको नहीं मिल पाई। लेकिन जो भी सारी परिस्थितियां हैं, इन्हीं परिस्थितियों में हमें आगे का रास्ता ढूंढना है और पूरी ताकत के साथ, मजबूती के साथ उसी रास्ते पर हमको अपने कदम आगे बढ़ाते जाना। पर हम भारत में जो आर्थिक संकट को, जो भारत को झेलना पड़ा है, इसको हम रिकूप करेंगे और फिर से जो हमारा लक्ष्य है कि भारत को दुनिया के टॉप 3 देशों की कतार में ले जाकर खड़ा करना, उस कतार को हम खड़ा करेंगे। समय का थोड़ा हेर फेर हो सकता है क्योंकि बीच में एक बहुत बड़ा संकट आया है। और आपने देखा प्रधानमंत्री की सूझबूझ का, किस संकट की घड़ी में जब आर्थिक झटका लगा हो, उन्होंने 20 लाख करोड़ रुपए के एक आर्थिक पैकेज की तुरंत घोषणा कर दी। और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की जो प्रधानमंत्री ने घोषणा की है, मेरे बहनों भाइयों, भारत को यह नया अवसर देगा, भारत को यह एक नई ताकत देगा। और मैं महाराष्ट्र की राज्य सरकार से कहना चाहूंगा कि इस पैकेज का लाभ जितना अधिकतम उठा सकते हो, महाराष्ट्र की सरकार को भी इसका लाभ उठाना चाहिए। और इतना ही नहीं, बहनों भाइयों, हम इस आर्थिक संकट से देश को तो हम उबारेंगे ही,
और आपने देखा होगा कि इस कोरोना के दौरान कोई भूख से न मरे, इसकी भी चिंता हमारी सरकार ने की है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, मुफ्त में गल्ले बांटे गए। इस संकट की घड़ी में मुफ्त में गैस सिलेंडर बांटे गए। यानी गरीब को बहुत दौरान कोई भूख से न मरे, इसकी भी चिंता हमारी सरकार ने की है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, मुफ्त में गल्ले बांटे गए। इस संकट की घड़ी में मुफ्त में गैस सिलेंडर बांटे गए। यानी गरीब को बहुत अधिक संकट से न गुजरना पड़े, इसकी चिंता की। प्रवासी मजदूरों का जहां तक प्रश्न है, ट्रेन हमारी तैयार थी, लेकिन महाराष्ट्र की सरकार ने जिस प्रकार से सहयोग करना चाहिए था, जो सूची तैयार होनी चाहिए थी प्रवासी मजदूरों की, वह तैयार न होने के कारण हमारे प्रवासी मजदूर भाइयों को भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, महाराष्ट्र की जनता को यकीन दिलाना चाहता हूं, अब तक तो जो भी समय गुजरा है 6 वर्षों का, हमारी सरकार ने सारे वह बुनियादी काम किए हैं कि आने वाले कल में हमारा भारत एक आत्मनिर्भर भारत बनकर खड़ा हो। इसके लिए जो भी काम हो सकता है हमारी सरकार ने किया है। क्या कभी आप कल्पना कर सकते हैं 60 वर्ष तक लगातार जो राजनीतिक पार्टी हुकूमत की हो, उसके बावजूद भी 18,500 गांव इस देश में ऐसे हों जहां तक कि बिजली की रोशनी न पहुंची हो, लेकिन 6 महीने के अंदर इन गांवों में बिजली पहुंचाने का काम नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व की सरकार ने करने में कामयाबी हासिल की है। क्या कोई इस बात की कल्पना कर सकता था ऐसी सरकार आएगी जो कि देश के हर नागरिक का प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत बैंकों में अकाउंट खोल देगी? क्या कोई ऐसी सरकार आएगी कि यह संकल्प लेगी कि 2022 आते आते इस हिंदुस्तान में एक भी परिवार शेष नहीं बचेगा जिस परिवार को अपना सिर ढकने के लिए पक्के छत की व्यवस्था न हो जाए? ऐसा एक परिवार नहीं बचेगा। बुनियादी आवश्यकताओं में आप जानते हैं, गरीब तो कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था कि गरीब के घर में कभी शौचालय बनेगा। 10 करोड़ से अधिक शौचालय बनवाने का काम हमारे प्रधानमंत्री ने किया है। और बहनों भाइयों, गरीब पहले बीमार होता था, 100-200 हजार रुपए न होने के कारण, 50 रुपए न होने के कारण बीमारी के हालत में दम तोड़ देता था, लेकिन उसकी चिंता करने वाला कोई नहीं था। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री को यह बर्दाश्त नहीं था। आयुष्मान भारत योजना चला दी, यानी प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज होगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि दुनिया के किसी भी देश में इस प्रकार की स्वास्थ्य सुरक्षा योजना लागू नहीं है जो कि हमारे प्रधानमंत्री ने हमारे देश में लागू किया। क्या हमारे बहनों ने कभी सोचा होगा, बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं में, बड़े घरों में हमारी बहनें जब देखती थीं धुआं नहीं निकल रहा है घर से, एलपीजी गैस सिलेंडर उनके घर में है, उससे खाना बनता है, मन में उनके भी ललक पैदा होती रही होगी, लेकिन उनकी मजबूरी थी। घर घर में 8 करोड़ से अधिक परिवारों तक एलपीजी गैस सिलेंडर पहुंचाने का काम भी हमारी सरकार ने किया। इतना ही नहीं, भविष्य को लेकर भी कोई भी गरीब अपने जीवन में पूरी तरह से आश्वस्त रहे, उस संकट से निपटने के लिए उन्होंने व्यवस्था कर दी। गरीब है, छोटा दुकानदार है, व्यापारी है, मजदूर है, 60 साल की आयु के बाद पेंशन की सुविधा उसे मुहैया कराई जाएगी। यह सब सारी मनुष्य की बुनियादी आवश्यकताएं जो होती हैं उनको पूरा करने के लिए यह सब सारे कदम हमारी सरकार ने उठाए। 1 नेशन 1 राशन कार्ड,
यानी गरीब यदि महाराष्ट्र में है, यदि उसके पास राशन कार्ड है, तो वह मणिपुर में भी चला जाएगा, सिक्किम में भी चला जाएगा, तो भूख से नहीं मरने पाएगा। उस राशन कार्ड के माध्यम से वह सस्ता अनाज प्राप्त कर सकता है, फूड ग्रेन प्राप्त कर सकता है। यह सुविधा यदि किसी ने मुहैया कराई है तो हमारी सरकार ने मुहैया कराई है। गांव गरीब और किसानों की चिंता करने वाली सरकार है। मेरे बहनों भाइयों, मैं जानता हूं आप सब जो बैठे हैं यहां पर, नासिक के लोग हैं, अहमदनगर के लोग हैं, धुलिया के लोग हैं, जलगांव के लोग हैं, नंदुरबार के लोग हैं। नासिक का अंगूर कोई भूल नहीं सकता, जलगांव का केला भी कोई नहीं भूल सकता। मैं अच्छी तरह जानता हूं क्या हालत है इन गांवों की। मैं वहां के किसानों को बतलाना चाहता हूं, पहले आपकी मजबूरी थी कि आप जो कुछ भी पैदा करते हैं, जो भी अनाज पैदा करते हैं, जो भी चीज पैदा करते हैं, आपको जो लोकल मंडी होती थी वहां बेचने के लिए आपको जाना, यह आपकी मजबूरी होती थी। लेकिन एपीएमसी एक्ट को समाप्त करके उसमें संशोधन करके हमारी सरकार ने एक बहुत बड़ा काम किया है। एक देश और एक बाजार, एक देश और एक बाजार। आप अपना माल कहीं भी भारत में यदि बेचना चाहते हैं तो अपना माल पूरे भारत में कहीं पर बेच सकते हैं। वैसे ही इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में भी हमारी सरकार ने एक संशोधन किया है। अब अपना माल कहीं ले जाइए निधड़क होकर, कोई चेक नहीं करेगा, कहीं रखिए, कहीं बेचिए। अब आपसे कोई पूछने वाला नहीं है, कहीं सप्लाई करना हो तो कीजिए। यानी हमारे देश के किसानों के साथ वर्षों से जो अन्याय चला आ रहा था, उस अन्याय से निजात दिलाने का काम हमारी सरकार ने किया है। और मेरे किसान भाई वहां बैठे हैं, हमारे आदिवासी भाई भी बैठे हैं, और मैं जानता हूं नंदुरबार के भी हमारे आदिवासी भाई हैं। और आदिवासी भाई बहनों, हम अच्छी तरह जानते हैं कि आपकी जो आदिवासी संस्कृति है वह केवल महाराष्ट्र तक ही जानी पहचानी नहीं जाती। हमारे आदिवासी भाइयों की संस्कृति यह सारे भारत में जानी और पहचानी जाती है। उस संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए भी हमारी सरकार ने कई कदम उठाए हैं, और यदि मैं उसकी चर्चा करूंगा तो एक बहुत लंबा समय लगेगा, इसलिए बहुत विस्तार में जाकर यहां पर उसकी चर्चा मैं नहीं करना चाहता। और मैं यही कहना चाहता हूं, खेती में भी आप निजी निवेश करना चाहते हैं, विदेशी निवेश करना चाहते हैं, जितना करें, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री का एक संकल्प है, सारी कठिनाइयों के बावजूद 2022 आते आते हम अपने भारत के किसानों की आमदनी को दोगुना करेंगे। यह हमारी सरकार का संकल्प है, और इस संकल्प को हम पूरा करके ही रहेंगे। हर बाधाओं को हमने दूर किया है। और क्रेडिट कार्ड पर जल्दी कर्ज नहीं मिलता है। लोगों की, हमारे किसानों की हमसे शिकायत रहती थी। मैं भी किसान हूं, मैं भी गांव का रहने वाला हूं, किसानों के दर्द को अच्छी तरह मैं समझता हूं। और किसानों के लिए कंसेशनल रेट पर कर्ज मिल सके क्रेडिट कार्ड के माध्यम से हमारे प्रधानमंत्री ने 2 लाख करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। 2 लाख करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। मछली पालने वाले और हमारे डेयरी जो उत्पादक हैं, अब उन किसानों को भी क्रेडिट कार्ड की सुविधा मिलेगी। सस्ते दर पर उन्हें कर्ज प्राप्त होगा। मेरे बहनों भाइयों, यानी समाज की अंतिम सीढ़ी पर रहने वाले लोगों की चिंता भी हमारी सरकार ने भरपूर की है। उसमें कहीं से किसी भी प्रकार की कोई कमी हमारी सरकार ने नहीं रखा है। अभी कार्यक्रम प्रारंभ होने के पहले आप लोगों ने देखा, मैं देख रहा था कि एक कार्यक्रम चल रहा था। उस कार्यक्रम में कहा था, ये चल रहा था कि हर घर में नल और हर नल में जल। क्या भारत का किसान, गांव में रहने वाला गरीब, हमारा आदिवासी भाई, कभी उसने कल्पना की होगी कि हमारे घर में भी नल के माध्यम से हमको जल मिलेगा? लेकिन हमारे प्रधानमंत्री का संकल्प है कि 2024-2025 आते आते, समाप्त होते होते, बहनों भाइयों, हम इस देश के हर घर में नल और हर नल में जल की हम व्यवस्था करेंगे। यह हमारे प्रधानमंत्री का संकल्प है।
बेरोजगारी का संकट के बहुत बड़ा संकट है। बेरोजगारी से संकट से भी निजात दिलाने के लिए हम नहीं देख सकते लंबे समय तक। अपने भाग्य पर अपनी जिंदगी जीने के लिए हम अपने नौजवान को मजबूर नहीं कर सकते। सूक्ष्म, लघु, मध्यम इन उद्योगों को जितना अधिक से अधिक प्रोत्साहन दिया जा सकता है, वह अधिक से अधिक प्रोत्साहन दिलाने की जरूरत है। और हमारी सरकार ने 3 लाख करोड़ रुपए तक की एक मुकम्मल व्यवस्था की है। और पहले तो 200 करोड़ से नीचे का भी यदि टेंडर होता था तो विदेशी कंपनियां आती थी, हड़प के ले जाती थी। भाई 200 करोड़ तक के टेंडर अब भारतीय कंपनियां ही उसमें भाग लेगी, इस प्रकार की भी पक्की व्यवस्था की है। संकल्प है हमारे प्रधानमंत्री का भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने का, वह पूरा होकर रहेगा। बहनों भाइयों, मेक इन इंडिया जो भी बनना चाहिए भारत में बनना चाहिए, मेड इन इंडिया नहीं रहेगा। बहनों भाइयों, भारत को हम एक्सपोर्टिंग कंट्री बनाकर ही दम लेंगे, यह हमारे प्रधानमंत्री का संकल्प है। दुनिया के देशों को एक्सपोर्ट करने वाला यह हमारा देश बनेगा। डिफेंस, रक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। आप लोगों को भी लगता होगा कि इस समय भारत और चीन, इसको लेकर एक चर्चा है। कांग्रेस के लोग हम लोगों के ऊपर लगातार तीर पर तीर चलाए जा रहे हैं। बहनों भाइयों, भारत चीन को सीमा को लेकर एक विवाद का सिलसिला लंबे समय से चला आ रहा है। हम चाहते हैं कि यह सीमा का विवाद जल्दी से जल्दी सुलझना चाहिए। आज मैंने देखा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने और साथ ही साथ राहुल जी ने पूछा कि, और एक और बड़े सांसद ने पूछा विरोधी दल के, कि सरकार को आकर बतलाना चाहिए कि भारत और चीन की सीमा पर क्या हो रहा है। मैं देश का रक्षा मंत्री होने के नाते मैं कहना चाहता हूं, जो कुछ भी कहना होगा भारत की संसद में खड़े होकर मैं साफ साफ कहूंगा, 2 टूक कहूंगा, इस देश की जनता को गुमराह नहीं करूंगा। इस समय भारत और चीन दोनों के बीच मिलिट्री लेवल पर भी बातचीत चल रही है और डिप्लोमेटिक बातचीत भी चल रही है। अभी 6 तारीख को जो बातचीत हुई है, बातचीत काफी पॉजिटिव रही है, काफी सकारात्मक रही है। भारत और चीन दोनों इस बात पर सहमत हुए हैं कि आगे भी सीमा विवाद को सुलझाने के लिए और इस समय का जो टसल है उसे सुलझाने के लिए यह बातचीत का सिलसिला हम लोगों का आगे चलेगा। लेकिन मैं समस्त देशवासियों को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं, एक तो नेतृत्व हमारे भारत का एक सशक्त व्यक्ति के हाथों में है, नरेंद्र भाई मोदी के हाथों में। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं बहनों भाइयों, हम लोग किसी भी सूरत में भारत के सम्मान और स्वाभिमान पर चोट नहीं पहुंचने देंगे। समस्त देशवासियों को इस वर्चुअल रैली के माध्यम से मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं। भारत की नीति रही है कि हम किसी के सम्मान और स्वाभिमान पर न चोट पहुंचाने की कभी कोशिश करते हैं और न हम अपने मान, सम्मान और स्वाभिमान पर चोट बर्दाश्त कर सकते हैं। यह हमारे भारत का चरित्र है। इसलिए मैं कहता हूं, इसको लेकर बहुत हम लोगों को समझाने की कोशिश मत करिए। 2 देशों का विवाद हो, दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर सबको एक साथ खड़े होना चाहिए। आप जब हम मांग रहे हैं, आप अपनी पार्टी की हालत देखिए। बहन भाइयों, मैं तो एक गालिब का शेर वगैरह कुछ पढ़कर उन्होंने कुछ कहा है। मैं यहां पर मैं कहना चाहूंगा, मैं उसका जवाब देना चाहूंगा, राहुल जी, हाथ में दर्द हो तो दवा कीजिए। यदि हाथ ही जब दर्द हो तो क्या कीजिए? हाथ में दर्द हो तो दवा कीजिए, यदि हाथ ही जब दर्द हो तो क्या कीजिए? क्या कहेंगे?
हमारे देश की सेना शौर्य और पराक्रम पर विश्वास होना चाहिए। इस प्रकार की बातें नहीं की जानी चाहिए। और बहनों भाइयों, मैं तो कभी कल्पना नहीं कर सकता किसी राजनीतिक पार्टी का कोई व्यक्ति इस तरीके से देश की सुरक्षा को लेकर कुछ कहेगा। और एक बात मैं यह भी कहना चाहता हूं मेरे बहनों भाइयों, भारतीय जनता पार्टी का एक चरित्र रहा है, आप भी अच्छी तरह जानते हैं। जो हम लोगों ने कहा वो हमने किया। हमारे वर्ड्स और डीड्स, हमारे कृति और कथन में कभी अंतर नहीं रहा है। और इस देश में नेताओं की कृति और कथन, वर्ड्स और डीड्स में अंतर होने के कारण ही भारत की राजनीति और भारत के नेताओं पर से जनता का विश्वास कम होता चला गया। लेकिन भारत की राजनीति में पैदा हुए इस विश्वास के संकट को हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने दूर करने में कामयाबी हासिल की है। मैं कहता हूं हम सभी सारे देशवासियों के द्वारा उनका अभिनंदन किया जाना चाहिए। जो कहा करके दिखाया। धारा 370 भारतीय जनसंघ के रूप में जो हमारी राजनीतिक यात्रा चल रही थी, उस समय देश से वादा किया था। सरकार जो पूर्ण बहुमत मिला उसे करके दिखाया। 35A उसे समाप्त करके हमने दिखा दिया। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, नागरिकता कानून, उसे पास करके हमने दिखा दिया। एनआरसी के संबंध में निर्णय ले लिया। और राम जन्मभूमि, बहनों भाइयों, लोग कहते थे वोट हासिल करने के लिए इस प्रकार के मुद्दे लेकर चुनाव के मैदान में भारतीय जनता पार्टी आती है। बहनों भाइयों, हमने देश को अंधेरे में रखकर कभी चुनाव नहीं लड़ा है। देश को अंधेरे में रखकर हमने राजनीति नहीं की है। देश को विश्वास में लेकर हम लोगों ने राजनीति की है। और आज आप देख रहे हैं कि राम जन्मभूमि के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो गया। निर्माण इस समय अयोध्या की धरती पर भगवान रामलला का हो रहा है, मंदिर का, और जल्दी ही यह पूरा होने वाला है। मैं समझता हूं कि महाराष्ट्र के लोग भी बड़ी संख्या में वहां पर दर्शन करने के लिए आएंगे। G7 में भी भारत की हैसियत जो बढ़ी है, G7 की बैठक में भी भारत को आमंत्रित किया है। यह भी एक हम लोगों के लिए सुखद सूचना है। लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा अंत में कि राष्ट्र को यदि आगे ले जाना है तो उसमें महाराष्ट्र की एक सर्वाधिक भूमिका होगी, बड़ी भूमिका महाराष्ट्र की होगी। और मुझे विश्वास है कि महाराष्ट्र वो अपनी अहम भूमिका का निर्वाह करेगा। और मैं जानता हूं महाराष्ट्र में बहुत सारे महापुरुष पैदा हुए। यहां पर मैं चर्चा करना चाहूंगा लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की, जिनकी पुण्यतिथि का 100वां वर्ष है। उन्होंने पूर्ण स्वराज का एक नारा दिया था देश में। पूर्ण स्वराज का भी हमारा लक्ष्य पूरा होगा। स्वराज का ही नहीं, सुराज का भी, स्वराज के साथ सुराज का भी हम लक्ष्य हासिल करके रहेंगे बहनों भाइयों, ये आपको विश्वास दिलाते हैं। और आत्मनिर्भर भारत का यह जो नारा है, यह हम लोगों के लिए केवल नारा नहीं है, हमारे लिए घोष वाक्य है। और जब तक हम आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे तब तक हम सम्मान की जिंदगी, आत्मसम्मान की जिंदगी हम नहीं जी सकते। इस सच्चाई को भूलना चाहिए, नहीं भूलना चाहिए। और इतना ही अंत में कहना चाहूंगा, अब भारत जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, अब भारत को एक भारत श्रेष्ठ भारत बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। मेरे बहनों भाइयों, इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आप सबका अभिनंदन करते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि महाराष्ट्र के जनप्रिय पूर्व मुख्यमंत्री और विद्यमान विपक्ष नेता आदरणीय श्री देवेंद्र फडणवीस जी भी इस कार्यक्रम में सहभागी हुए हैं और मुंबई से आपका पूरा भाषण वो सुनने के लिए और इस सभा में उपस्थित थे। मैं देवेंद्र फडणवीस जी का भी इस सभा में हृदय से स्वागत करता हूं। वैसे मैं बताना चाहता हूं कि कोल्हापुर से श्री चंद्रकांत दादा पाटिल, जो हमारे महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष हैं,
उसी तरह से पश्चिम महाराष्ट्र की तीर्थ स्थल समिति के अध्यक्ष श्री महेश जी जाधव, प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री धनंजय जी महाडिक और कोल्हापुर शहर के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री राहुल चिकोडे भी अपनी जगह से वहां पर कार्यक्रम में उपस्थित थे। सभी का मैं यहां पर सम्मान पूर्वक उल्लेख भी करना चाहता हूं। माझ्या कल्पनेत या प्रकारच्या उत्तर महाराष्ट्राच्या सभेच्या संदर्भात एक विषय निश्चितपणाने आला की आज आता या सभेच्या नंतर ज्यावेळी आपण आत्मनिर्भर भारताची शपथ घेणार आहोत, त्यावेळी हा महाराष्ट्रातल्या अप्रत्यक्ष किंवा व्हर्च्युअल सभेचा शुभारंभ उत्तर महाराष्ट्रातून का झाला असावा असा एक प्रश्न कोणाच्याही मनात येऊ शकतो। परंतु राजनाथजींनी आता अत्यंत समर्पक उल्लेख केला की महाराष्ट्र ही फार मोठ्या महान नेत्यांची भूमी आहे आणि विशेषतः हा जो उत्तर महाराष्ट्राचा भाग आहे 5 जिल्ह्यांचा आमचा, माननीय राजनाथ जी जानते हैं, हम सब जानते हैं कि ये भूमि संत ज्ञानेश्वर की है, साई बाबा की है शिरडी के, अहिल्याबाई होळकर की भूमि है, वीर सावरकर की भूमि भी यही है, हुतात्मा अनंत कान्हेरे की भूमि यही है, शिरीष कुमार और उमाजी नाइक जैसे स्वाधीनता सेनानियों की भूमि यही है, हेमू कलानी को भी हम यही स्मरण करते हैं, बहिणाबाई चौधरी भी एक बहुत बड़ी कवयित्री महाराष्ट्र की, वो भी इसी भूमि की है। तो इतने महान विभूतियों ने जिस प्रदेश के सम्मान में एक बहुत बड़ा योगदान दिया है, प्रदेश की सेवा की है, उन्हीं को नमन करते हुए हम आत्मनिर्भर भारत का शपथ ग्रहण इसी भूमि से प्रारंभ करें महाराष्ट्र का, ये विचार करते हुए आज ये उत्तर महाराष्ट्र में पहली महाराष्ट्र की अप्रत्यक्ष सभा संपन्न हो रही है। सभेच्या शेवटी मी भारतीय जनता पार्टीचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माझे मित्र श्री श्याम जाजू यांना विनंती करतो की त्यांनी इथे येऊन सगळ्यांना शपथ द्यावी। मी सर्व उपस्थितांना विनंती करतो की त्यांनी आपापल्या जागेवर उभं राहावं, आपला उजवा हात पुढे करावा आणि श्याम जाजू जी शपथ आपल्याला देतील, एक एक वाक्य ते आपल्याला सांगतील, ते वाक्य त्यानंतर आपण पुढे उच्चारायचं आहे आणि आत्मनिर्भर भारताचा हा जो संकल्प आहे तो संकल्प घेऊन माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या या सगळ्या प्रयत्नांना आपली साथ संगत आपण द्यायची आहे। त्या दृष्टीने आपण ही शपथ घेणार आहोत। मी श्यामजी जाजूंना विनंती करतो की शपथ दिल्यानंतर त्यांनी सभेच्या आभार प्रदर्शनाचं काम करावं आणि त्यानंतरच ही सभा समाप्त होईल। श्री श्याम जाजू। उत्तर महाराष्ट्रातल्या आजच्या या व्हर्च्युअल रॅलीचं समापनासाठी आम्ही सर्वजण उभे आहोत। देशभरात होणाऱ्या सर्व रॅलीजच्या शेवटी हा संकल्प घेऊन आपण सभेचं समापन करणार आहोत। उपस्थित सर्व 14,000 बूथच्या लोकांना मी आवाहन करतो, आपला उजवा हात समोर ठेवून ते माझ्या मागे या शपथचा पुनरुच्चार करतील। मी बोलतोय, माझ्या मागे सगळ्यांनी व्यक्त करायचंय। मी माननीय पंतप्रधानांच्या आवाहनानुसार आत्मनिर्भर भारताचे ध्येय गाठण्यासाठी संकल्प करत आहे। मी भारताच्या संविधानाने निर्देशित केलेल्या नागरिकांच्या कर्तव्याचे पालन करीन। मी राष्ट्रीय एकात्मतेची भावना, लोकशाहीची मूल्ये, समताधिष्ठित समाजाची निर्मिती, सर्वधर्म समभाव आणि मूल्यावर आधारित राजकारण याचा समाजात आग्रह धरीन। मी देशातील स्थानिक उत्पादनांच्या निर्मितीला प्रोत्साहन देण्यासाठी समर्पित भावनेने काम करीन। शक्य तितकी खरेदी स्थानिक उत्पादनांचीच करीन। मी कोरोनाच्या साथीशी लढण्यासाठी सामाजिक जागरूकता, आरोग्य आणि स्वच्छतेचे अभियान यापुढे चालू ठेवीन। भारत माता की जय। आजच्या या अभिनव कल्पनेला संपूर्ण 14,000 बूथ धारक
सर्व ठिकाणचे आमचे कार्यकर्ते, भारतीय जनता पार्टीचे समर्थक, मतदार, गावागावात उपस्थित असणारी सर्व मंडळी, या ठिकाणी उपस्थित असणारे सर्व नेते मंडळी, सर्वांचं मी मनपूर्वक आभार व्यक्त करतो. या देशामध्ये व्हर्च्युअल रॅलीजचा एक नवीन प्रकार, आत्ताच्या परिस्थितीमध्ये ऍडजस्ट होऊन जनतेशी आम्ही संवाद कसा करू शकतो, जनतेशी संपर्क कसा करू शकतो, याचं एक अभिनव उदाहरण भारतीय जनता पार्टीने आज पूर्ण केलंय आणि याची सुरुवात महाराष्ट्रामध्ये, उत्तर महाराष्ट्रामध्ये झालेली आहे. आपल्या सर्वांचं मनपूर्वक आभार व्यक्त करून मी माझे 2 शब्द संपवतो. नमस्कार.